हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएनएचएम के वेरियस पोस्ट की जो वैकेंसी निकलनी है, जिसका एग्ज़ाम 13 मार्च को है। तो उसमें जो एएसटीएस का यानी सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र का जो पोस्ट है, उसके सिलेबस का एक भाग है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी संचारी और गैर संचारी रोग क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम संचारी रोग कहते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम गैर संचारी रोग कहते हैं। और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होने वाली जो डिजीज़ हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ वायरस के कारण होने वाली बीमारियाँ जो हैं, प्रोटोजोन से कारण होने वाली बीमारियाँ जो हैं, उसके बाद डिफिशियंसी डिजीज़ यानी जो विटामिन के कारण होने वाली जो डिजीज़ हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? Communicable disease are those disease which can be transformed from one individual to another. Typically, it is caused by the pathogens such as virus, bacteria. For instance, disease such as malaria, dengue, flu, influenza, coronavirus इत्यादि डिजीजेज इस कैटेगरी में आती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत आती हैं। वाइल जबकि बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, on their other hands non-communicable disease are the disease which are not transmitted from one to another person. These are typically some of the allergical nutrient deficiency disease. कहने का तात्पर्य है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के माध्यम के द्वारा, जैसे कि हवा के द्वारा, इन्फेक्टेड वाटर के द्वारा या फिर सेक्सुअलिटी के थ्रू, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिटेड होती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिटेड हो सकती हैं। यानी ऐसी बीमारियां जो मुख्य रूप से वायरस और बैक्टीरिया के कारण होती हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसे रोग होते हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होती। यह बैक्टीरिया और वायरस के कारण होने वाली बीमारियाँ नहीं हैं। जैसे कि हम हिंदी में जो उच्चारण है उसके आधार पर इसको आसानी से समझ सकते हैं। संचारी और गैर संचारी रोग, यानी यह कम्युनिकेबल डिजीज़ है और यह क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। संचारी रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकते हैं। आमतौर पर यह वायरस, बैक्टीरिया जैसे रोगजनक के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया, डेंगू, फ्लू हो गया, कोरोना वायरस हो गया और विभिन्न प्रकार के और डिजीज़ हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं। उसके साथ साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होती। तो गैर संचारी रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ये आमतौर पर कुछ एलर्जी कारण हो सकते हैं या विभिन्न प्रकार के विटामिन के कारण हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बीच में जो मेजर डिफरेंट है वह देखेंगे, यानी संचारी और गैर संचारी रोग के बीच में जो अंतर है वह देखेंगे। संचारी रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। डिफिनेशंस, जिसका परिभाषा, रोग एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। रोग एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से या फिर इन्फेक्टेड सिरिंज के माध्यम से, या सेपरेट हो सकते हैं, या फिर इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ़र करने से यह जो डिजीज़ है वह सेपरेट कर सकता है। तो इस तरह से बीमारी फैलती है। यह मुख्य रूप से वायरस या बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी होती हैं। यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं, रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं हो सकते। रोगजनक अत्यधिक संक्रामक होते हैं और वाहक इन रोगों को प्रसारित करते हैं। यहाँ जो रोग का कारण होता है, या एलर्जी या डिफिशियंसी डिजीज़ यानी कुछ विटामिन की कमी के कारण हो सकता है, या पर्यावरण के परिवर्तन के कारण भी हो सकता है, कोशिका में असामान्यताएं के कारण भी यह बीमारी हो सकती है। संक्रमण पैदा करने वाले एजेंट, इसमें वायरस तथा बैक्टीरिया मुख्य एजेंट होते हैं, इसमें कोई एजेंट नहीं होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं स्थानांतरित नहीं होती, जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्थानांतरित हो जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रोग क्या है। रोग क्या है? रोग एक बीमारी की ऐसी स्थिति है जो कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के सामान्य कामकाज को खराब कर देती हैं। यानी रोग बीमारी की एक ऐसी स्थिति है जो कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के सामान्य कार्य को
सामान्य कामकाज को क्या कर देती हैं, खराब कर देती हैं। उसी दशा को हम लोग क्या करते हैं, रोग करते हैं। यह बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, वायरस के कारण हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, या इन्वायरमेंटल कारण हो सकता है। विभिन्न केसेस हो सकते हैं डिजीज होने के। रोग मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग। संक्रामक रोग जो होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को संचरी रोग, यानी वही जो कम्युनिकल डिजीज बताया गया है वही है संक्रामक रोग, उसी को कहलाते हैं। वे आमतौर पर रोगजनक कवक, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स के कारण होने वाली बीमारियां होती हैं। यह मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। जब एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर का तरल पदार्थ निर्वहन करता है तो रोगजनक मेजबान से बाहर निकलता है और नए व्यक्ति को छींकने, खांसने आदि के माध्यम से क्या कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। जैसे कि हैजा, चिकन पॉक्स, मलेरिया आदि जो है यह संक्रामक रोग के कैटेगरी में आते हैं। यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के एजेंट के थ्रू, जैसे कि इन्फेक्टेड वाटर के द्वारा, इन्फेक्टेड सीरिंज के द्वारा, इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा, इन्फेक्टेड एयर के द्वारा जब ट्रांसफ़र होते हैं तो इस प्रकार के डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ या संक्रामक डिजीज़ कहते हैं, जैसा कि उदाहरण में आपको बताया गया है। गैर संक्रामक रोग, ये रोग रोगजनकों के कारण होते हैं, लेकिन अन्य कारक जैसे उम्र, पोषण की कमी, किसी व्यक्ति के लिंग और जीवन शैली में भी रोग को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर आदि जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कैटेगरी में आते हैं। वे दूसरों तक नहीं फैलते, वे उसी व्यक्ति के भीतर संयम रखते हैं जिसे उन्हें अनुबंधित होता है। अल्जाइमरा, अस्थमा, मोतियाबिंद, हृदय रोग आदि जो हैं यह नॉन कम्युनिकेबल यानी गैर संक्रामक रोग के कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपकर्षक डिजीज़ क्या है। वे मुख्य रूप से समय के साथ कोशिकाओं के बिगड़ने के कारण शरीर में महत्वपूर्ण अंगों के खराब होने के कारण होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोग हड्डियों के कमजोरी में वृद्धि के रूप में अपक्षयी रोगों के लक्षण दिखाते हैं और इससे हड्डियां टूटने का खतरा बढ़ जाता है। उम्र के साथ जो होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है, इससे हड्डियों के टूटने का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है। जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में जैसे न्यूरॉन में अंधापतन होता है तो ऐसी स्थिति में न्यूरो डिजेनेरेटिव विकार कहा जाता है। अल्जाइमर इस विकार का प्रमुख उदाहरण है। अपक्षयी रोग आमतौर पर उम्र बढ़ने और बॉडी वियर के कारण होता है। अन्य जीवन शैली विकल्पों के कारण होते हैं और कुछ वंशानुगत भी होते हैं। एलर्जी क्या है, इसके बारे में बताइए। एलर्जी की प्रतिक्रिया तब होती है जब शरीर में एलर्जी नामक कुछ विदेशी पदार्थ के प्रति असंवेदनशील हो जाता है। यह आमतौर पर तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली किसी भी प्रतीत होने वाले हानि रहित पदार्थों के लिए असमान रूप से प्रतिक्रिया करता है। हम एलर्जी में धूल कण, परागकण, जानवरों की रूसी, धून, पंख, लेटेक्स और कुछ खाद्य पदार्थ के उत्पाद जैसे नट, ग्लूटेन शामिल कर सकते हैं। मूंगफली भी एक अन्य नट्स में गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया पैदा करने की क्षमता रखता है, जो जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई, ऊतकों में सूजन, वायु मार्ग अवरुद्ध होना, एनाफिलिक्स शॉक। अन्य सामान्य और कम जानलेवा लक्षणों में खांसी, छींकना, नाक का बहना, खुजली, आँख का लाल होना, त्वचा पर चकत्ते शामिल, ये सभी एलर्जी क्या है, उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण अस्थमा। कभी कभी मधुमक्खी के डंक और चींटी काटने से एलर्जी हो जाती है। सेल्फिश और कुछ दवाओं के सेवन से भी एलर्जी हो सकती है। अस्थमा एक पुरानी बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों की ब्रोंकाइड और ब्रोंक्यूलस को प्रभावित करती है। इसके लिए जिम्मेदार कारकों में से एक पराग, धूल जैसे वायु जनित एलर्जी है। लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई, घबराहट और खांसी आदि शामिल होते हैं। तो एलर्जी मुख्य रूप से तब होता है जब हमारा शरीर किसी ऐसे सब्सटेंस या केमिकल के लिए संवेदनशील हो जाता है जो हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है। तो इसके लिए शरीर उस सब्सटेंस को तेज़ी से ख़त्म करने के लिए शरीर में एलर्जी पैदा हो जाती है। शरीर में क्या होती है, एलर्जी पैदा हो जाती है। वही जो कंडीशंस कहलाता है, एलर्जिकल कंडीशंस कहलाता है। जैसे यह विभिन्न कारणों के कारण हो सकता है, जैसा कि बताया गया है। कमी से होने वाले रोग, वे हार्मोन्स, खनिज, पोषक तत्व और विटामिन कमी के कारण होने वाले रोग होते हैं। उदाहरण के लिए मधुमेह जो होता है या इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी कारण होता है। उसी के साथ क्वांसियोकर्स आहार में प्रोटीन कमी कारण होने वाला एक
विकार है। प्रोटीन में B1 की कमी से बेरी रोग होता है और भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। रक्त विकार, रक्त में प्लाज्मा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, रक्त कोशिकाएं होती हैं। जब इनमें से कोई भी घटक प्रभावित होता है तो इसमें रक्त विकार हो सकता है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया जब कोई व्यक्ति सिकल सेल रोग का अनुबंधन करता है तो लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यह एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है। लाल रक्त कोशिकाएं सिकल के आकार की विकृति हो जाती हैं, इसीलिए यह ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता खो देती हैं। नतीजन इस बीमारी के को क्रोनिक एनीमिया के समान लक्षणों की विशेषताएं, जैसे कि सांस की तकलीफ और थकान का होना। तो रक्त में विभिन्न प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि इसमें आरबीसी की मात्रा कम होने पर भी एनीमिया डिजीज हो जाता है। और एक जो है सिकल सेल एनीमिया, यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बंधने की जो कैपेबिलिटी होती है वह क्षीण हो जाती है, और जो जिसके कारण वह सामान्य रूप से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता। रोग पैदा करने वाले एजेंट बहुत से होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रोगजनक, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले जो परजीवी होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जीवाणु कारण होने वाले रोग। जीवाणु जनित मानव रोग कौन कौन से हैं? बैक्टीरियल डिजीज ऑफ ह्यूमन्स। तो जीवाणु जनित रोग में सबसे पहले आहार तथा जल में उपस्थित जीवाणु कारण होने वाले रोग। आहार और जल में उपस्थित होने वाले जीवाणु कारण होने वाले जो रोग हैं, सबसे पहले टाइफाइड की बात करें। टाइफाइड जो होता है सालोनेमा टाइफिक कारण होने वाली बीमारी है, जो इन्फेक्टेड भोजन और जल के सेवन से होता है। उसके बाद जठर शोथ जो है साल्मोनेला जाति की प्रजाति कारण होने वाली बीमारी है। उसी तरह से हैजा विब्रियो कोलेरा कारण होता है, यह भी इन्फेक्टेड भोजन के कारण होने वाली बीमारी है। इसके बाद वायु जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, जो वायु के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सेपरेट होते हैं, यानी वायु के कारण होने वाले जो जीवाणु जनित रोग हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि डिप्थीरिया कोरोनियम बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया कारण होता है। इसमें सांस लेने में समस्या होती है, मुख्य रूप से 5 साल के कम बच्चों में होता है। इसके लिए डीपीटी का इंजेक्शन लगता है। पिट्यूटरी यानी काली खांसी या बारोडेला परटूसिस नामक बैक्टीरिया कारण होने वाली बीमारी है। मेनिंजाइटिस जो है लिस्टेरिया मोनोसिस्टिजेनेस नामक बैक्टीरिया कारण होने वाली बीमारी है। उसी तरह से तपेदिक यानी क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कारण होने वाली बीमारी है। निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया कारण होने वाली बीमारी है। तो यह सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो जीवाणु का नाम है, जो डिजीज केस कर रहा है उसका नाम रखेंगे, जैसे नाम याद रखेंगे। जैसे टिप्थीरिया है तो टिप्थीरिया में आपसे यह पूछ सकता है कि टिप्थीरिया किस जीवाणु कारण होने वाली बीमारी है, तो कोरोनियम बैक्टीरियम डिप्थीरिया कारण। इसी तरह से इन सबका नाम आपको याद होना चाहिए। मृदा में उपस्थित जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, जैसे कि एंथ्रेक्स जो है बैसिलम एंथ्रेक्स के कारण होने वाली बीमारी है। टेटनस जो है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु कारण होने वाली बीमारी है। आर्थ्रोपोडा जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग, जैसे ताउन प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टी और एर्सिनिया पेस्टिस के कारण नामक जीवाणु कारण होने वाला रोग है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, जैसे कि सेफेलिस जो है ट्रेपोनीमा पैलिडियम्स नामक बैक्टीरिया कारण होने वाली बीमारी है। उसी के साथ साथ गोनेरिया जो है नाइसीरिया गोनेरिया कारण होने वाली बीमारी है। उसी के साथ एक कुष्ठ रोग है जिसको हम लेप्रोसी कहते हैं, या माइकोबैक्टीरियम लेप्रिक कारण होने वाला जीवाणु जनित रोग है। तो यह एक लिस्ट है जीवाणु जनित रोग। इसके साथ साथ अगर आपको अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वायरस कारण होने वाली बीमारियां जो कौन कौन सी हैं। वायरस कारण होने वाली कौन कौन सी बीमारी है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स चेचक है, येलो फीवर पित्त ज्वर, चिकन पॉक्स छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, मिसेल्स खतरा, रैबीज, पोलियो, हर्पीज, मॉम्स,
कोल्ड, कॉमन कोल्ड्स, डेंगू, ये सभी बीमारियां जो हैं ये वायरस कारण होने वाली बीमारी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफिशियंसी डिजीज यानी विटामिन के कारण होने वाली बीमारियां। विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो होती हैं बी और सी, जो जल में घुलनशील विटामिन है उसके साथ ए डी ई के जो विटामिन है वह वसा में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन सबसे पहले वाटर सोलुबल्स विटामिन की बात करेंगे, जैसे विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम आप लोग याद करेंगे थायमिन, इसका रासायनिक नाम है। इसका जो स्रोत है अनाज, फली, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे, मांस, और इसका जो काम है कार्यकी यानी जो इसका कार्य कार्बोहाइड्रेट इम्यूनो अम्ल के उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइम का सह एंजाइम के रूप में काम करता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। B2 जिसका रासायनिक नाम है रिबोफ्लेविन, पनीर, अंडे, ईस्ट, हरी पत्तियां, मांस आदि में पाया जाता है। इसका जो मुख्य काम है उपापचय महत्वपूर्ण सह एंजाइम FAD और FAN का घटक है, एंड्रिल हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। क्यूलोसिस त्वचा का फटना विटामिन B2 के कारण होने वाली बीमारी है। निकोटीनिक अम्ल, निकोटीनिक अम्ल ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, दूध, मटर आदि में पाया जाता है। इसके कारण पेलेग्रा नामक बीमारी हो जाती है। इसका काम जो है NAD तथा NADPH का मुख्य रूप से घटक होता है। पाचन तंत्रिकाओं की कार्य की त्वचा की सुरक्षित लिंग हार्मोन्स के स्राव के हेतु आवश्यक होता है निकोटीनिक अम्ल। इसके बाद विटामिन B6, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन्स इसका रासायनिक नाम है। दूध, ईस्ट, अनाज, मांस आदि में पाया जाता है। इसके कारण से जो होता है एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया। पैंथोटिक एसिड्स, पैंथोटिक एसिड्स के कारण जो होते हैं चर्म रोग हो जाते हैं, त्वचा सफ़ेद हो जाती है और जो रिप्रोडक्शंस कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद विटामिन H जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन, विटामिन H यानी बायोटिन की कमी कारण जो होते हैं, इसके जो सोर्स है मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट आदि इसके स्रोत हैं। चर्म रोग होता है और बालों का झड़ना मुख्य रूप से इसमें शामिल है। फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल हरे पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, इसकी कमी से भी एनीमिया होता है। रुधिर छिड़ता है यानी इसकी कमी से भी क्या होता है? रुधिर छिड़ता। इसके बाद विटामिन B12 साइनोकोब्लियन इसका रासायनिक नाम है, यह याद रखेंगे। मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के जीवाणु, इसका भी इसके कारण घातक एनीमिया हो जाता है। इनकी कमी कारण विटामिन B12 कमी कारण घातक एनीमिया हो जाता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। नींबू, नारंगी, आंवला इसमें पाया जाता है। मुख्य रूप से इसके कारण जो होता है स्कर्वी हो जाता है। और इसका विटामिन C का एक मुख्य कार्य यह भी है कि यह घाव को भरने में भी सहायक होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील वसा में फैट सोलुबल्स विटामिन यानी जल वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? तो विटामिन A जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल है। कैरोटीन रंगाओं से यकृत व अन्य श्लेष्मक कोशिकाओं के निर्माण में दूध, मक्खन, अंडा तथा यकृत मछली के तेल में पाया जाता है। इसकी कमी से जो होता है रतौंधी नामक रोग हो जाती हैं। और यह एक संक्रामक रोधी विटामिन भी है। विटामिन A को संक्रामक रोधी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह विटामिन A जो होता है रोगों से मनुष्यों को बचाता है। और इसके साथ साथ विटामिन A का एक निश्चित मात्रा में शरीर में रहना जरूर आवश्यक होता है। आवश्यकता से अधिक विटामिन A, ओवरडोज विटामिन A जो होता है यह टॉक्सिक होता है। ओवरडोज विटामिन A क्या होता है? टॉक्सिक हो जाता है। विटामिन D जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, इसका मुख्य काम यह है कि हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मक्खन, यकृत, मछली का तेल, अंडे, त्वचा, ईस्ट आदि में यह पाया जाता है। यह मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश में हमारे जो त्वचा होता है सूर्य के प्रकाश में इसका संश्लेषण कर लेता है। हमारे त्वचा और इसके साथ साथ जो किडनी होती है यानी जो वृक्क होता है, त्वचा किडनी इस सूर्य के प्रकाश में विटामिन D का संश्लेषण करते हैं। इसके कारण सूखा रोग हो जाता है जिसको हम ऑस्टियोमाइलिसिस कहते हैं। इसके बाद विटामिन E इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अंकुरित बीज में पाया जाता है। इसके कारण जो होता है जनन क्षमता में कमी
तथा पेशियों का कमज़ोर होना एक पैरालिसिस का भी कारण होता है। यह विटामिन के नैप्थोक्विनिन हरी पत्तियों में अंडा, यकृत, टमाटर आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से चोट पर रुधिर का थक्का जमने से अधिक रुधिर स्राव हो जाता है, यानी जब चोट लगता है तो रक्त का थक्का बनने में काफ़ी समय लग जाता है, जिसके कारण अधिक रुधिर स्राव हो जाता है। एक से अधिक विटामिन की कमी से होने वाले संयुक्त रूप से हम उसको क्या कहते हैं, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन न्यूनता रोग कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।